हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रायो सीरीज। ये है ट्रायो सीरीज जहां पे आप 3 वीडियोस में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। पहले 2 वीडियो जो होते हैं स्टार्टिंग के, उसमें आपको चैप्टर पूरा पढ़ाया जाता है और तीसरे वीडियो में, इस ट्रायो सीरीज के तीसरे वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। जैसे मैंने लास्ट 2 लेक्चर लिए थे सेल साइकिल, सेल डिवीजन, तो आज मैं बात करूंगा उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सेल साइकिल, सेल डिवीजन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज अपन, चाहे वो 2 मार्क्स का हो, 1 मार्क्स का हो, 5 मार्क्स, जितने भी तरह से क्वेश्चन बनेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में और जैसे भी बनते हैं सब अपन कवर करने वाले। दूसरी बात, लेक्चर को ध्यान से सुनना है। सीबीएसई बोर्ड पेपर अच्छा बनाती है, अगर पेपर अच्छा बनाती है तो नीट में भी आपको काफी काम आएगा, या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो आप। और नॉलेज तो सभी को चाहिए क्योंकि तो आज की इस वीडियो में अपन सब डिस्कस करने वाले हैं, 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 10 मार्क्स के, 5 मार्क्स। तो आगे आपको अगर कहीं कॉलेज में भी जाना हो, थोड़ी लिखने में प्रॉब्लम भी आती हो, तो अपन सब यहीं पे टॉपिक, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। और मैं एक बात बता दूं, जिसने अभी तक हमारे लास्ट लेक्चर नहीं देखे सेल साइकिल सेल डिवीजन के, प्लीज जाके देख लीजिए, क्योंकि जरूरी है। जब तक बेसिक नहीं बनेगा तब तक लेक्चर का मजा नहीं आएगा, और जब तक लेक्चर का मजा नहीं आएगा, लेक्चर का फील नहीं आएगा, क्वेश्चन कैसे करूँ। तो क्वेश्चन करने के लिए लेक्चर देखना जरूरी है। और अगर किसी को लेक्चर की पीडीएफ वगैरह चाहिए, नोट्स की रिक्वायरमेंट है, तो अभी आपके जाइए बैक, डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहां पे आपको सारे लिंक अवेलेबल, ठीक है। तो चलो चलते हैं स्लाइड नंबर 1 पे और स्टार्ट करते हैं आज की। तो सबसे पहले मैं इंट्रो दे देता हूँ सेल साइकिल सेल डिवीजन का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंट्रो देने की जरूरत तो है नहीं मुझे। मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आज अपन देखने वाले हैं क्वेश्चन, देखेंगे। वेट अ सेकंड। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, दिस सेल बिटवीन अ यूकैरियोट एंड अ प्रोकैरियोट हैज अ शॉर्टर सेल डिवीजन। आपको क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि शॉर्टर सेल डिवीजन टाइम किसका होगा। क्या वो प्रोकैरियोटिक सेल होगी, क्या वो यूकैरियोटिक सेल होगी। तरफ है प्रोकैरियोट, एक यूकैरियोट। तो आपसे पूछा है कि इन दोनों सेल में सबसे जल्दी डिवाइड कौन करेगी, या प्रोकैरियोट करेगी या यूकैरियोट करेगी, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक आप सभी जानते हैं, बैक्टीरिया वाली सेल है, और यूकैरियोटिक टॉपर है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो ध्यान रखना, जो प्रोकैरियोटिक है वो जल्दी डिवाइड करेगी। A prokaryotic cell has a shorter cell cycle, वजह से वो जल्दी डिवाइड कर लेगी। सेल साइकिल में ही टाइम लगता है सारा, डिवीजन के लिए क्या चाहिए कि सेल साइकिल, प्रोफेज, मेटाफेज, तरह तरह के फेजों के गुजरने के बाद हमारी सेल डिवाइड होती है टेलोफेज में जाकर। तो जो प्रोकैरियोटिक की सेल है वो फास्टर डिवाइड कर लेती है, क्योंकि उसके सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो कम है। और वहीं अगर मैं बात करूं यूकैरियोटिक सेल की, तो बहुत टाइम लगता है। चलो, यूकैरियोटिक सेल में तो 24 आवर लग जाता है, ठीक है, एक कंप्लीट साइकिल करने। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सेल साइकिल फेज दैट हैज लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन। ओके, तो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन आपको पूछा है कि ऐसा फेज बताओ सेल साइकिल का जिसका लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन है, बहुत ज्यादा ड्यूरेशन। तो उसका नाम है इंटरफेज। जब मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया था तब मैंने आपको वहां बताया कि इंटरफेज जो है लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन। तो पहला क्वेश्चन था आपका कि यूकैरियोट जल्दी डिवाइड करेगा या प्रोकैरियोट। आपका आंसर जानना चाहिए प्रोकैरियोट। फिर कोई पूछे कि प्रोकैरियोट ही क्यों, तो आपको बोल देना है कि उसकी सेल साइकिल जो है शॉर्टेड है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सेल साइकिल फेज दैट इज लॉन्गेस्ट। नाउ आपका आंसर जाएगा इंटरफेज जो है ये लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन का है। अगर आपको कुछ पूछे कि सारे फेजों में लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन किसका, तो आपका आंसर जाना चाहिए लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन होता है बेटा इंटरफेस का। क्लियर है आपको। नाउ थर्ड क्वेश्चन, which strand is usually used to color chromosome। तो आपको यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि कौन से स्ट्रैंड से आप कलर कर सकते हो क्रोमोसोम। कोई एक दो एग्जांपल आपको दे। अब आप बोलोगे सर क्रोमोसोम को स्ट्रैंड करने की जरूरत थी क्यों।
देखो, मान लो ये क्रोमोसोम, अब हमें कैसे पता लगा ये क्रोमोसोम? जब तक हम इस पे डाई नहीं डालेंगे ये विजिबल नहीं होगा, और जब तक विजिबल नहीं होगा तब तक हम इसकी स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो क्रोमोसोम पे कौन से कलर की डाई डालनी चाहिए, मतलब क्या डालना चाहिए जो विजिबल? तो देखो, इम्सा और एसिटोक्रेमाइन, एसिटोक्रेमाइन और इम्सा, ये दोनों कलर की जो डाई है ये हम यूज करते हैं, यूज करते हैं ताकि विजिबल, और हम उसकी अच्छे से स्टडी कर सके विजिबल। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने देखा कि प्रोकैरियोट यूकैरियोट हमने देखा हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने देखा कि सेल साइकिल का लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन हो, आंसर है इंटरफेस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पेन के काम, क्लियर है आपको? देख लो एक बार अच्छे से, क्लियर है तो आगे चलते हैं। बड़ा बेसिक सा है, अभी तो कुछ बताया मैंने, तो था सब आपको लगभग लगभग पता। साइड 1 है, आगे चलते, क्लियर है ये सब? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो फर्स्ट और सेकंड तो बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि नेम द प्लांट एनिमल टिश्यू दैट अंडरगो मियोसिस। ओके, आपको प्लांट बताना है और एनिमल टिश्यू बताना है जो, नेम द प्लांट एंड एनिमल टिश्यू दैट अंडरगो मियोसिस। तो देखो, मैंने आपको बोला था मियोसिस पढ़ाते टाइम पूरी बॉडी में माइटोसिस, हमारी पूरी बॉडी में माइटोसिस, बट एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव, अब रिप्रोडक्टिव एरिया कंटेन, ठीक है, वहां पे क्या होगा बेटा? मियोसिस होगा। पूरी बॉडी में माइटोसिस एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, रिप्रोडक्टिव एरिया में सेल डिवीजन। तो क्वेश्चन में आपको पूछा है नेम द प्लांट एंड एनिमल टिश्यू दैट अंडरगो मियोसिस। ओके, तो आपको आंसर देना है इट अकर इन द सेक्स सेल ऑफ द जर्म सेल। जैसा कि मैंने आपको कहा, पूरी बॉडी में माइटोसिस और रिप्रोडक्टिव एरिया में, तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि सेक्स सेल और द जर्म सेल ऑफ फीमेल और मेल, ओके, दोनों को। और प्लांट की बात करें विच प्रोड्यूस फीमेल एंड मेल गेमेट दैट पार्टिसिपेट, प्लांट में भी सेम फंड है, प्लांट में भी सेम कंसेप्ट है। जो प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा वहां पे मियोसिस को मिलेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन का और मियोसिस का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संबंध, मतलब प्लांट में भी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा वही मिलेगा, एनिमल में भी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होगा, रिप्रोडक्टिव एरिया होगा वही, ठीक है, क्लियर है? और भी हम क्वेश्चन, now question number 5, how much time will two E. coli cell take to become 32? The average duplication time of E. coli is 20 minutes. तो आपको बोला है कि एवरेज डुप्लीकेशन टाइम क्या है E. coli का, आपको बोला है कि एवरेज टाइम है E. coli का 20 मिनट, 20 मिनट। आपको बोला है कि हाउ मच टाइम विल टू E. coli सेल टेक टू बिकम 30? तो देखो सॉल्यूशन देखना है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट टेक्स 1 hour 20 मिनट। अब बोलेंगे कैसे? तो देखो, देयर आर 4 सक्सेडिंग सेल डिवीजन विच जन, अब देखो, आपको पता है मियोसिस में क्या होता है, एक 4 सेल बनते हैं, ठीक है। अभी देखना है यहाँ पे मैं क्या बताता हूँ, टोटल टाइम कितना होगा 20 into 4, 20 क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि इक्वलाई जो है 20 मिनट डिवाइड कर, 20 मिनट में डिवाइड कर, ठीक है। और 4 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 4 सक्सेडिंग सेल बनती है डिवीजन में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम करेंगे 20 इक्वल टू 80 मिनट, कितना मिनट, 80 मिनट, ओके। और हम इसको क्या बोल सकते हैं, 1 hour 20, सिंपल सा था। Thus, one cell produce 16 cell in 30 minutes, two cell produce cell in 1 hour 20 minutes, सीधी सी बात है। तो कुछ भी नहीं करना, आपको इतना याद रखना है कि आपके पास क्या है 20 है, और आपको पता है 1 से 4 बनता है, तो 80 बनता है, और 80 मिनट को 80 मिनट को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, 80 मिनट को हम लिख सकते हैं 1 hour 20 मिनट, 1 hour में 60 हो गया और 20 साथ में, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है कि प्लांट में और एनिमल में कहाँ पे मिलेगा, तो आपको क्या बोलना है, प्लांट टू चेक एनिमल सेक्सुअल 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 प्रोडक्शन। अगले क्वेश्चन में पूछा है ई कोलाई अगर 20 मिनट में डिवाइड करता है तो क्या होना है,
तो देखो 1 से 4 इक्वल 20 इंटू 4 80, 80 मिनट काम करेंगे तो 60 मिनट, तब 1 आवर 20 मिनट। ठीक है, अब एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपको क्वेश्चन में ही आंसर दे रखा है, आपको नीट में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि इक्वलाई कितने मिनट में डिवाइड कर, ये रहा आंसर। ई इक्वलाई जो है 20 मिनट में डिवाइड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में, मार्क कर लेना। ई इक्वलाई कितने मिनट में डिवाइड करता है, क्या बोलोगे, 20। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, पर देख लो इसको अच्छे से। सब नॉर्मल है, सब समझ रखा है आपने। नाउ नेक्स्ट, which human body part can be utilized to frustrate mitosis? Okay, तो हम बात करेंगे कौन सा बॉडी पार्ट। तो देखो, except for the germinal cell, all the cell in the human body are somatic cell। मैं आपको बोला कि हमारी पूरी बॉडी में माइटोसिस और रिप्रोडक्टिव एरिया में। अब देखो, the somatic cell are divided by mitosis for regeneration and growth, which we use to demonstrate mitosis। तो यहाँ पे हमें बोला था which one body part can be utilized for to frustrate mitosis phase। तो माइटोसिस फेजेस कहाँ होंगे, पूरी बॉडी में होंगे, कहाँ नहीं होंगे, रिप्रोडक्टिव एरिया में। ये सब कहाँ क्या रहा है आपको कहानी रिपीट, हमारी पूरी बॉडी में माइटोसिस रिप्रोडक्टिव एरिया में नहीं, और चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल, रिप्रोडक्टिव एरिया में मियोसिस, और चाहे फिर पूरी बॉडी में कोई सा भी सेल डिवाइड हो रहा है, चाहे सेल डिवीजन नॉर्मल हो रहा है चाहे एबनॉर्मल हो रहा है, वो माइटोसिस। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 6 भी हमें क्लियर है। क्लियर है बेटा, चलो टिक कर देते हैं, आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपने मुझसे पूछा है, फॉर ए क्रोमेटिड टू बी क्लासिफाइड एज क्रोमोसोम व्हाट एट्रीब्यूट डज इट नीड। हमें क्रोमेटिड को क्रोमोसोम बोलना है, क्रोमेटिड को हमें क्रोमोसोम में क्लासिफाई करना है, क्या करना पड़ेगा। तो देखो, जब हमें क्रोमेटिड को, जब हमें क्रोमेटिड को क्लासिफाई करना है फॉर्म में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये आपसे पूछा। आपको करनी पड़ेगी क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। एक तो होता है क्रोमेटीन, क्या होता है बेटा, क्रोमेटीन। एक होता है आपका क्रोमेटिड, मान लो ये लिखा हुआ है तो एरो करके बना देता हूँ, ये है क्या, क्रोमेटिड। तो क्रोमेटीन जो होता है ये अलग है, क्रोमेटिड अलग है। अब क्रोमेटीन को हम करते हैं डी कंडेंस, कंडेंस क्या करते हैं, कंडेंस, कंडेंस करते हैं, जैसे धागे की तरह तो पकड़ के कंडेंस कर देते हैं, कंडेंस टिप ऑफ टंग हो गए, क्या करते हैं हम, कंडेंस। ठीक, तो जो क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उससे हम कंडेंस क्या करते हैं बेटा, कंडेंस करते हैं। और जैसे ही हम क्रोमेटिन कंडेंस करते हैं क्या बोलोगे, क्रोमोसोम। ओके, तो क्रोमेटिन को कंडेंस करने पे बनता है क्रोमोसोम। और अगर कोई बोले क्रोमेटिड को अगर मेरे को क्रोमोसोम में क्लासिफाई करना है क्या करूँ, तो आप सीधा सा बोलना कि क्रोमेटिड को करना है तो हमें क्रॉसिंग ओवर करनी पड़ेगी, और अगर क्रोमेटिन को करना था तो हमें कंडेंसेशन करना पड़ा। ठीक है, तो क्रोमेटिन को क्रोमोसोम में कन्वर्ट करना है तो कंडेंसेशन, और क्रोमेटिड को अगर क्रोमोसोम में क्लासिफाई करना है तो क्रॉसिंग हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, during which phase of the cell cycle does the DNA get synthetic। तो मैंने जब सेल साइकिल पढ़ाई थी तो आपको मैंने बोला था कि मेरा नाम है शुभम गुप्ता। ठीक है, तो एस, एस वर्ड आ रहा है मेरे नाम के आगे, बस। तो डीएनए कहाँ बनेगा, एस फेज में यार, मैं अच्छा आदमी हूँ, मेरे अंदर ही बनेगा, एस फेज में बनेगा, याद रखो, डीएनए सिंथेसाइज्ड इन एस फेज। Okay. During which phase of cell cycle does the DNA get synthesized? तो आपको बोलना है the S phase, या फिर आप बोल लो synthetic phase of the interphase। S phase किसके अंदर आता है, इंटरफेज के अंदर। तो the synthetic phase of the interphase are known as S phase। Here DNA formation takes place। क्लियर है, देख लो एक बार, फ्लुएंसी में थोड़ा ज्यादा हो जाता हूँ कभी, पर कमेंट करके बता दिया करो कि स्पीड कम करो, क्या अभी अपन हैबिचुअल नहीं है आपसे।
रिएक्शन होगा ना जब ज्यादा सही है। तो ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल डज द डीएनए राइट दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस, एस मीनिंग इज सेंस। क्लियर है बेटा? क्लियर है तो आगे चलते हैं, पर देख लो क्लियर है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 9, which phase is the longest phase in, अभी पहले भी आएगा, आंसर है इंटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इंटरफेज द लॉन्गेस्ट फेज इन is the longest phase of cell cycle and considered the growth cell cycle। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ग्रोथ फेज क्या है सेल साइकिल की। अगर हम बात करें विद रेस्पेक्ट टू प्रिपरेशन फॉर सेल, तो आपका आंसर जाएगा, क्या आंसर जाना चाहिए आपका बच्चे? क्लियर है? तो ये बात भी क्लियर हो गई, विच फेज इज द लॉन्गेस्ट फेज इन द सेल साइकिल। स्लाइड को देख लो एक बार। सबसे पहले मैंने आपको बताया विच ह्यूमन बॉडी पार्ट, ठीक है, बोला सोमेटिक सेल, पूरी बॉडी में माइटोसिस। बाद हमने बोला क्रोमेटिड को क्रोमोसोम में क्लासिफाई करना है तो क्रॉसिंग ओवर, क्रोमेटिन को धागे वाली स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करना है तो कंडेंस, धागे को कंडेंस कर दो क्रोमोसोम बन जाए। क्लियर है? चलो, सारी बातें क्लियर है, सारे क्वेश्चन क्लियर है, सदिक फेस क्लियर है, जहाँ डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए का सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है, फेस लॉन्गेस्ट फेस होती है। चले आगे की बात है, क्लियर है ना? क्वेश्चन नंबर 10, which is 10 are used to color chromosome। बिल्कुल, क्रोमोसोम को कलर करने के लिए कौन सा सेंटिया वॉयलेट, किम्सा, स्टेन, सेफ्रानिन। सेफ्रानिन तो कॉमनली यूज करते हैं, सेफ्रानिन तो याद भी रखना, सेफ्रानिन ज्यादातर ऑप्शन आपको देख, ठीक है। ये थे वेरी शॉर्ट, अब देखेंगे अपन शॉर्ट आंसर, कैसे देखेंगे अपन शॉर्ट आंसर। तो व्हाट इज द रोल ऑफ सेंट्रियोल अपार्ट फ्रॉम, तो हमें पूछा है कि रोल ऑफ सेंट्रियोल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो, इन द सेंट्रोसोम द टू सेंट्रियोल अलाइन परपेंडिकुलर। तो हमने देखा था कि सेंट्रोसोल में जो है परपेंडिकुलर अलाइन हो रहे थे साइकिल पर, तो हमने देखा तो इस तरह से अलाइनमेंट सब डायग्राम बना सेल है, ठीक है, तरह से तरह से तरह से तरह से तरह से अरेंजमेंट बन रही है, ठीक है। वही यहाँ पे हो रहा है, इन द सेंट्रोसोम द टू सेंट्रियोल अलाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर organized in a cartwheel pattern beside the spindle fiber formation। They form the basal body of cilia flagella। They also assist in the formation of cell and काफी ज्यादा रोल होता है। व्हाट इज द रोल ऑफ सेंट्रियोल, काफी important। यहाँ पे आपको फ्लैजिला में, cilia में फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म टेल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि स्पर्म की टेल बनाने में भी सेंट्रियोल का काम होता है, ठीक है। ऑफ माइक्रोट्यूब, तो काफी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना। हालांकि ये क्वेश्चन कम पूछा जाता है, पर सेंट्रियोल का पार्ट फ्रॉम स्पिंडल फाइबर, हमें पता है कि हाँ सेंट्रियोल से स्पिंडल वगैरह अटैच होता है, पर अपार्ट फ्रॉम दिस तो क्या आंसर है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपेंड टू द डीएनए प्लास्टिड एंड मिटोकॉन्ड्रिया इज माइटोसिस। ओके, तो माइटोसिस हो रहा है। अब आपको पूछा है कि व्हाट हैपेंड टू द डीएनए प्लास्टिड एंड माइटोसिस के दौरान या डिवीजन के दौरान क्या हो रहा है डीएनए में, ठीक है, ये आपको पूछा। तो देखो, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया possess DNA in the form of extra chromosomal DNA and have no role in nuclear division, only nuclear DNA 10 plant। तो यहाँ पे क्या बोलना चाहता है क्वेश्चन, आंसर की बात करूंगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा है यहाँ पे क्या होगा जब डीएनए प्लास्टिड का जो है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो है, ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिवीजन क्या होना चाहिए उसका। तो देखो आंसर आपको दे रखा है कि क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया
possess DNA in the form of extra chromosome. क्लोरोप्लास्ट भी रखता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी रखता है, दोनों डीएनए रखते हैं, पर किस फॉर्म में? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एंड हैव नो रोल इन न्यूक्लियर डिवीजन, और उसका न्यूक्लियर डिवीजन में कोई भी रोल नहीं। ओनली न्यूक्लियर डीएनए टेक पार्ट इन माइटोसिस, सिर्फ न्यूक्लियर डीएनए ही माइटोसिस पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a cell having 32 chromosome, टेस्टिंग देखो यहाँ, cell having 32 chromosome undergo mitotic division, क्रोमोसोम में जैसे मान लो ये सेल है, कहाँ से, ठीक है, ड्यूरिंग मेटाफेज व्हाट विल बी द क्रोमोसोम नंबर। तो अब जो है मेटाफेज की कंडीशन बोला है में क्या चेंज होगा, व्हाट विल बी द क्रोमोसोम नंबर, तो नंबर क्या होंगे, ड्यूरिंग एनाफेज व्हाट विल बी द डीएनए कंटेंट। तो आपको पूछा है पहले कि मेटाफेज क्रोमोसोम के नंबर क्या होंगे, फिर आपको पूछा है कि एनाफेज में डीएनए का, एक सेल है उसके पास 32 क्रोमोसोम, अब मेटाफेज में कितने क्रोमोसोम होंगे, और एनाफेज के बाद या एनाफेज के दौरान कितने वहां पर, ठीक है, डीएनए का। तो देखो क्वेश्चन देखो, उसके बाद आंसर। माइटोसिस अकर इन सोमेटिक सेल ऑफ सेल में होता है, हमारी पूरी बॉडी में कहाँ नहीं होती, रिप्रोडक्टिव। आगे देखो, the number of chromosome in the same in both parent and daughter cell and remain unchanged। यहाँ पे बोला है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेटाफेज हो जाए, जो क्रोमोसोम के नंबर है वो पेरेंट्स में और डॉटर में जो है अनचेंज सेम रहेंगे। और बात करें डीएनए की, आपको पूछा ना डीएनए का भी क्या होगा, तो डीएनए जो है हाउएवर इज द डबल इंटरप्लेट phase fusion takes place at anaphase but the number of chromosomes। तो देखो यहाँ पे सीधी सी आपको मैं कंक्लूजन क्या लिखना है, आपको इतना सा लिखना है कि डीएनए कंटेंट कोड क्रोमोसोम जो है का नंबर जो है वो, okay? तो डीएनए डबल हो रहा है, क्रोमोसोम देख लो इसको, ये नॉर्मल सा है, बड़ा नॉर्मल। क्वेश्चन रट के नहीं जाने, अपने को थ्योरी सेट करनी माइंड में, क्वेश्चन आता है तो अपन अपनी लैंग्वेज लिखें। मैं इस लाइन को एक एक लाइन को नहीं पढ़ा रहा क्योंकि अपन को अपनी लैंग्वेज लिखना आनी चाहिए, रटने नहीं बैठना है कि मियोसिस टेक प्लेस ओनली प्रोड्यूस किया, ऐसा रटने नहीं बैठना, रटने बैठोगे रटते रह जाओगे, और कब तक रटोगे, एग्जाम भी देना है, कॉलेज में भी जाना है, तो ऐसे रटने से काम नहीं होता। क्वेश्चन आया है और ऐसे में तो मैं रटा दूंगा कि ये क्वेश्चन आएगा बच्चों जाके कर लो, तो रटने से काम नहीं होगा। अपने को क्या होना चाहिए, थोड़ी बहुत थ्योरी आनी चाहिए, थोड़ा बहुत बेसिक कंप्लीट होना चाहिए, और अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया होना तो लिख डाल, खाली पेज नंबर नहीं देगा, भरा पेज नंबर देगा, चाहे वो एक नंबर दे चाहे पाँच, पर भरा पेज ही नंबर। और पेज को फिल करने के लिए तुम्हारी नॉलेज काम आएगी, ताकि रेक्टाफिकेशन। मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, हालांकि सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, छप भी गए हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि यही छपेंगे। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि हाँ मैंने जो पढ़ाया है सेल साइकिल, उससे बाहर तो आपके कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन तो मैक्सिमम आ जाएंगे। पर अब कोई बाहर से ही आ रहा है बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस, या कोई तो फिर उसका हम कुछ, पर कहीं ना कहीं एक ऑप्शन ऐसा रहता है जो इजीली आप आंसर, तो रटना नहीं है, क्वेश्चन को समझो, माइंड में थ्योरी याद रखो, चाहे आप हिंदी में याद रखो इंग्लिश में याद रखो, फिर उसकी इंग्लिश बनाना चाहिए, बहुत जरूरी है सब चीजें, ठीक है, बहुत जरूरी है। चलो बात करते हैं विच टिश्यू ऑफ एनिमल एंड प्लांट एग्जिस्ट। कोई बात आ गई घुमा फिरा के, चाहे रिप्रोडक्टिव हो, प्लांट हो, एनिमल हो, वो शॉर्ट था, ये वेरी, वो वेरी शॉर्ट था, ये शॉर्ट है, बस कंटेंट बढ़ा के लिखना, कह रहा हूँ ना, टॉपिक वही होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कंटेंट बढ़ा के लिखा है, तो प्लांट में बताओ, प्लांट में यहाँ पे लूशियम गाइनोशियम, ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट के,
तो यहाँ पे थोड़ा खोल खोल के लिख दिया, तो जितने मार्क्स का क्वेश्चन उतना ही बड़ा बड़ा के लिख। नाउ नेक्स्ट, ये देखिए आप क्वेश्चन नंबर, अंडर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन व्हाट इज द पैथोलॉजिकल कंडीशन दैट अकर। तो मैंने आपको बताया था, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे नॉर्मल सेल है, एक जैसे मान लो ये नॉर्मल सेल, अभी नॉर्मल सेल जो है डिवाइड कर रही है, हमने भी उसको नॉर्मल सेल जो डिवाइड कर रही है, और जैसे ही ये पास वाली सेल की, ये मान लो पास वाली सेल को इंग्लिश में कहते हैं एडजेसेंट सेल। अभी नॉर्मल सेल थी, ये ग्रो कर रही, डिवाइड कर रही कर रही कर रही, और जैसे ये सेल ग्रो कर करके इस पास वाली सेल के में आने लगेगी, और जैसे आ गई तो ये सेल जो है अब ग्रो करना बंद कर देगी, क्योंकि इसको पता है आगे जगह नहीं है, मैं कॉन्टेक्ट में आ चुकी हूँ। देखो जैसे ये है और ये है, ये ग्रो कर रहा है कर रहा है कर रहा है कर रहा है, पर एक लिमिट के बाद क्या हुआ, ये टच हो गया, फिर ग्रो नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये टच हो गया। ठीक, तो ये है नॉर्मल सेल की प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कॉन्टेक्ट इनिबिशन। मतलब कोई सेल है, अगर वो टच में आ गई, कॉन्टेक्ट में आ गई, तो वो ग्रोथ करना बंद कर, तो कांटेक्ट और ग्रोथ करने पर को हम क्या बोलेंगे, इनहिबिशन, कांटेक्ट इनहिबिशन। ठीक है, ये नॉर्मल सेल जो है शो करती है, पर अब देखो उस सेल हो जाती है कैंसर। हम कैसे देख के पता करें कि ये सेल कैंसर, जो सेल एबनॉर्मली ग्रो करे वो है कैंसरस। जो सेल एबनॉर्मली ग्रो करे, हाँ भैया इतना सा ग्रो होना था पर उसने तो ग्रो कर करके गुच्छे बना लिया, ठीक है, जरा सा ग्रो होना था, वो तो इतनी ग्रो हो रही है कि एडजेसेंट सेल को भी नहीं। तो इस तरह की प्रॉपर्टी सेल की, इस आउटग्रोइंग को, आउटग्रोथ को हम कहेंगे क्या, ठीक है। तो सेल ग्रोथ होना अच्छी बात है, सेल डिवीजन होना अच्छी बात है, पर सेल का आउटग्रोथ, सेल का लगातार डिवाइड होना, सेल का नंबर बढ़ना, एक जगह गुच्छा बन जाना, दैट इज कैंसर। क्लियर है, चल, तो ये तो कैंसर सेल में कैसे बदलेगी, यहाँ पर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगी और एक तरह से डेली सेल ग्रोथ होगी। नाउ क्वेश्चन देखो, अंडर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन व्हाट इज द पैथोलॉजिकल कंडीशन दैट अकर। तो अगर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हुई, आपको बोला कैंसर है, कैंसर, लूज ऑफ कंट्रोल ऑफ सेल डिवीजन, मैल्फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन। अब कैंसर होता है तो आप सभी को पता है सब चीज, लंग कैंसर, लीवर के मतलब यहाँ तक कि बल्कि कैंसर, थ्रोट कैंसर, स्किन कैंसर, हर तरह का कैंसर। तो कहीं भी कैंसर हो, मतलब जो है हमारी सेल जो है नॉर्मल से ज्यादा डिवाइड कर ली, नॉर्मल ग्रोथ। अब कैंसर भी दो तरह के हैं, फिर भी सुन लो आप, क्योंकि आप बायोलॉजी वाले हो, आगे तो काम आएगा। एक होता है जो है आपका है बेनाइन, बेटा बेनाइन, ये कि आपका मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी रखने वाला, मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी। तो ये बनाइन ट्यूमर है ना, ट्यूमर बोलते हैं हम, तो जो बनाइन ट्यूमर है ना, ये एक जगह पे क्लोज, यहाँ बन गया तो बन गया, मान लो यहाँ धक्का लग गया तो लग गया। पर जो ये मेटास्टेसिस वाला है ना, उसको बोलते हैं मेलाइग्नेट। बट अभी यही याद रहते तो भी कोई बात नहीं, याद होनी चलते डिजीज पूरा कैंसर है, ठीक है। तो जो दूसरा वाला कैंसर होता है ना, जैसे मान लो यहाँ वो मेलाइग्नेट वाला, तो ब्लड के थ्रू तो वो यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, तो ये तो बड़ा खतरनाक कैंसर हो रहा है पूरी बॉडी में, वो है मेटास्टेसिस की। मेटास्टेसिस मतलब एक जगह से दूसरी जगह, और एक बेचारा सीधा साधा बोला वाला बनाए, एक जगह हो गया तो एक जगह ही रहेगा हमेशा। क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 क्लियर है, ये कंसेप्ट क्लियर है, बहुत काम आएंगे, बहुत ज्यादा कंसेप्ट। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलो। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि विच इज द सेल दैट इज कैप्चर्ड इन द डिप्लॉटिंग फेज फॉर मंथ एंड ईयर, हाउ डज इट कंप्लीट इट्स सेल साइकिल। तो मैंने आपको पढ़ाया था मियोसिस, और जब मैंने मियोसिस आपको पढ़ाया था तो वहां पर मैंने आपको कुछ फेजेस पढ़ाए थे। मियोसिस वन में, मियोसिस
जो हमने पढ़ा था, ठीक है। तो वहां पे हमने देखा था लैप्टोटीन, डाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। फिर एक डिप्लोटीन कंडीशन थी, तो वहां पे अपन ने सेम लाइन देखी, ये जो आपको पूछा रही है कि that is captured in the diplotin phase for month and year. How does it complete cell cycle? So diplotin can last for month or year in two sites of few vertebrates. Few vertebrates में होता है, हमें नहीं होता. The diplotin chromosome present in few animal site of the. ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिप्लोटिन के बारे में लिख देना है, है क्वेश्चन ताकि आपको आसानी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप। और अब थोड़ा ध्यान बढ़ा लीजिए क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप है और यही पास करा देंगे। देखिए क्वेश्चन 1, टेलोफेज इज द रिवर्स ऑफ प्रोसेस, इसको बताइए। तो देखो मैंने जब आपको पढ़ाया था सेल साइकिल डी, आपको बोला था जो टेलोफेज है तो बोलेंगे रिवर्स प्रोसेस। क्या बोलेंगे बेटा? रिवर्स प्रोफेज। ओके, ये हम टेलोफेज को बोलेंगे, टेलोफेज को हम बोलेंगे रिवर्स प्रोफेज। तो मतलब प्रोफेज में क्या क्या हो रहा था? तो प्रोफेज अगर मैं याद करूं तो पहला स्टेप है प्रोफेज, और वहां पर ई आर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब टूट गए, ठीक है। और सर क्रोमेटिन कंडेंस होना स्टार्ट हो गया क्योंकि आगे जाके उसे क्रोमोसोम बना, ये सब हो रहा था। तो ई आर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और तरह तरह की चीज सब क्या हो रही थी, ठीक है। तो ये हो रहा था प्रोफेज में, क्या हो रहा था? प्रोफेज। अब देखो ये सब प्रोफेज में हो रहा था। अब अगर मैं प्रोफेज को रिवर्स कह रहा हूँ टीलोफेज का, टीलोफेज में क्या होगा सर? रिवर्स कर दे। रिवर्स का मतलब होगा कि ई आर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियोसोम, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो भी था, जो भी डिसअपियर हो रहा था प्रोफेज में, वो सारा वापस आ जाएगा किसमें? टीलोफेज में, क्योंकि वो डिसअपियर हो रहा था प्रोफेज में। और प्रोफेज को हम बोल रहे हैं रिवर्स इसके टीलोफेज के। तो प्रोफेज को अगर रिवर्स करूं तो वापस सब आ जाएगा। अगर सब गायब हो रहा था तो घुमा दूं तो वापस सब। और टीलोफेज का आपका डायग्राम भी बताया था मैंने, अगर आपको याद हो तो। आपको तो याद होगा इसी पे भरोसा है, समझदार बच्चों आप, ठीक है। इस तरह से और यहाँ से एक लाइन थी और यहाँ पे ये टीलोफेज का डायग्राम है, पूछा जाता है, ध्यान रखना। तो देखो ये पैराग्राफ में सब यही लिखा है, देखो लास्ट लाइन आप पढ़ा था, न्यूक्लियर एनवेलप stays gather around the cluster to form Golgi complex, ER, nucleus। टेलोफेज के बारे में बताना है कि क्या हो रहा है एक्चुअल में, बताना है। रिवर्स प्रोफेज बताना है, प्रोफेज में क्या क्या हो रहा था बताना है, टेलोफेज में क्या क्या हो रहा है बताना है, फिर रिवर्स कैसे है वो बताना है, सब कुछ। और सब दिमाग में सेट कर लो, आपको मैंने आइडिया दे दिया है। नाउ डिस्क्राइब द डिफरेंट फेजेस ऑफ मेयोटिक वन। ठीक है, हमें पता है प्रोफेज के फेजेस पूछते हैं हमसे, तो हमने पढ़ाया था, मैंने आपको प्रोफेज में क्या क्या पढ़ाया था मियोसिस के प्रोफेज में। पहला पढ़ाया था लैप्टोटीन, याद है? लैप्टोटीन। क्या पढ़ाया था? जाइगोटीन। फिर डिप्लोटीन, सॉरी पैकाइटीन। फिर डिप्लोटीन, फिर डाइकाइनेसिस। तो इस तरह से मैंने आपको लाइन से पढ़ाया था। कैसे याद करवाया था? लालू जाए प्लेन से, दीपिका देखे, ठीक है। तो लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। व्हाट इज लैप्टोटीन? क्रोमोसोम लॉन्ग, थिन एंड स्लेंडर। लैप्टोटीन इज अ बुकेट लाइक स्ट्रक्चर। अच्छा लगता है किसी को बुकेट कर रहे हैं, गिफ्ट करते हैं बुकेट, ऐसा बुकेट लाइक स्ट्रक्चर। नाउ व्हाट इज जाइगोटीन? जाइगोटीन में क्या होता है? जाइगोटीन में क्रोमोसोम अपीयर होते हैं, ठीक है, बाइवेलेंट और टेट्राड फॉर्मेशन होता है, ध्यान रखना ये सब जाइगोटीन में होता है। आपको पूछा है कि मेयोसिस फर्स्ट के प्रोफेज में क्या क्या हो रहा है, तो आपको पता है प्रोफेज में क्या क्या होता है? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये सब होता है। तो आपको सबको डिटेल में बता देना है, और अब जब सब डिटेल में बताओगे ना तो मजा आ जाएगा। मैं आपको बोला था पैकाइटीन जो स्टेज आएगी, जो स्टेज आपको पता, क्रॉसिंग ओवर होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज है ये। तो यहाँ पे एक एंजाइम काम आता है, रिकॉम्बिनेंस। ये ध्यान रखने वाली बात है, काफी इम्पोर्टेंट बात है, लेक्चर जरूर देखें इसलिए।
डिप्लोडिन, डिप्लोडिन में क्या होना है? हाँ, वो साइड वाला कंसेप्ट देख के आए थे कि मैं डाइकाइनेसिस में क्या होना है। हाँ, ये बात इंपॉर्टेंट है कि डाइकाइनेसिस, पर ध्यान से समझो। अपन क्या पढ़ रहे हैं? प्रोफेज, मियोसिस का प्रोफेज, का प्रोफेज, मियोसिस का प्रोफेज। तो हमने देखा लेप्टोटीन, डाइगोटीन, डाइटिन, क्या देखने वाले हैं? डाइकाइन, ये कोमा करके मैंने लिखा है डाइकाइन। ठीक है, अब डाइकाइनेसिस में हम क्या देखेंगे? डाइकाइनेसिस प्रोफेज की आखिरी स्टेज है कि नहीं है? प्रोफेज में सारी स्टेप है, प्रोफेज की आखिरी स्टेज। मतलब डाइकाइनेसिस किसकी तरफ मुड़ेगा? डाइकाइनेसिस अब मुड़ेगा मेटाफेज की तरफ। फेज में आखिरी फेज है ये, तो अब ये जो डाइकाइनेसिस मुड़ेगा मेटाफेज की तरफ। ठीक है, क्लियर है? एक बार देख लो आप, क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है? क्लियर है? पेगाइटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। आगे बढ़े, वही सब है। देखो लेक्चर देख लो एक बार, और लेक्चर के नोट्स देख लो आप हमारी वेबसाइट से। आपको वही सब लिखना है और वही सब पूछा जाता है। नाउ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज सिनोप्टिकल कॉम्प्लेक्स? बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कब बनता है सिनोप्टिकल कॉम्प्लेक्स? को याद, फॉर्मेशन होता है, आइडिया किसी को होगा? क्या आइडिया? फॉर्मेशन ऑफ सिनोप्टिकल कॉम्प्लेक्स आपको बता देता हूँ। ये मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज, फर्स्ट में जो प्रोफेज स्टेज होती है, लैप्टोटीन होता है, जो जाइगोटीन होता है, सिनोप्टिकल कॉम्प्लेक्स में बनता है जाइगोटीन। ध्यान रखना, क्लियर है? तो ये आपको दे रखा है, दीज आर जिप स्ट्रक्चर प्रोफेज वन मियोसिस वन। ठीक है, और किसके बीच में बनेगा? होमोलोगस और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ध्यान रखना, जो सिनोप्टिकल कॉम्प्लेक्स है आपका, ये बनेगा होमोलोगस और नॉन सिस्टर। बाकी सब थ्योरी दे रखी है, कोई बड़ी बात नहीं है। और फाइनली जो है, दे कन्वर्ट क्रॉस ओवर टू फंक्शनल। अब है मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट आप मुझसे अच्छा जानते हो। देखो, ये सेल थी, ये स्पिंडल फाइबर थे, इस तरह से क्या है? स्पिंडल फाइबर। यहाँ पे क्या है? सेंट्रोमियर। मेटाफेज प्लेट जो है, ये इक्वेटर पे, मतलब हवा में थी तो इक्वेटर पे आ गई, तो बिल्कुल ऐसे थी, ये दोनों इक्वेटर पे आ गए। स्पिंडल फाइबर तो इस साइड है, जैसे मान लो ये स्पिंडल फाइबर और ये क्रोमोसोम बीच में सेंट्रोमियर फाइबर है। ठीक है, अब एक ऊपर एक नीचे, फिर धीरे धीरे दोनों क्या हो गई? बैलेंस में आ गई। वही सब लिखना है। क्लियर है? ये शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द रोल ऑफ सेंट्रियोल। तो ये थे आपके क्वेश्चंस वगैरह। आई होप आपको क्लियर हुआ होंगे एग्जाम में सब। शॉर्ट क्वेश्चन है ये, बाद आपको ये क्वेश्चन, ये थोड़े आंसर टाइप है, वो वेरी शॉर्ट थे। और मेनली अगर मैं आपको बोलूँ ना, तो एक तो सेल साइकिल में मियोसिस फर्स्ट ध्यान रखो, तो बाकी लेप्टोटीन, प्रोफेज, ये सब ध्यान रखो। मतलब प्रोफेज में मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये सारी फेजेस, फेज, एस फेज, सारी फेज। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया, बोल के बता, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। सबसे मेन क्वेश्चन है कि माइटोसिस के सिग्निफिकेंस बताओ, मियोसिस के सिग्निफिकेंस। और ये आपको कहाँ मिलेंगे? ये आपको मेरे लेक्चर में मिलेंगे, 5 5 10 10 पॉइंट लिखे हुए हैं, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। कोई रिस्क नहीं ले, बायोलॉजी ली, वो रिस्क ले चुके हम बायोलॉजी लेके, तो और कोई रिस्क नहीं। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन क्लियर हुआ होगा बेटा। नाइस डे, थैंक यू। डाउट है, लगता है कि नहीं सर अभी भी हमें दिक्कत आ रही हो, कमेंट सेक्शन बने रहिए, जुड़े रहिए एडुग्राउंड के साथ भी आगे क्लियर करते चले। मेरा बेसिकली टारगेट रहता है कि बच्चे को कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कोई स्टार्ट की, समझ रहे हो, उस हिसाब से मैं तैयारी करवा, चाहे थ्योरी लिखे, चाहे हमारे आएगा कहाँ से, जब वैसे। नाइस डे बेटा।